पहुंचे राहुल गांधी ने बढ़ाया कार्यकर्ताओं का मनोबल, कहा अगर हिम्मत की तो गुजरात को जीता जा सकता है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी आज गुजरात कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजकोट अग्निकांड, वडोदरा का हरनी बोट कांड, सूरत का तक्षशिला कांड और इसके अलावा मोरबी पुल कांड के तमाम जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की, उनके दर्द को साझा किया। और इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए ये भी कहा कि अगर वो तमाम लोग एक साथ लड़ जाएंगे तो गुजरात को जीता जा सकता है। मैं बता दूं कि ये वही परिसर है जहां पर राहुल गांधी के बयान के बाद में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी। उस वक्त कार्यकर्ता जो है वो राहुल गांधी के वाक्य पर खड़े हुए थे, उनके बयान पर खड़े हुए थे और आज राहुल गांधी उन्हीं कार्यकर्ताओं के सपोर्ट में यहाँ पर पहुँचे। इसी के साथ साथ आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह भी गुजरात दौरे पर हैं। वो आज महात्मा मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सहकारिता दिवस मनाया। साथ साथ मैं बता दूं कि राहुल गांधी के दौरे के विरोध में वीएचपी ने आज विरोध प्रदर्शन भी किया। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब गंभीर हो गई है। हाल में ही पार्टी ने टॉप नेताओं के साथ बैठक की और सूत्रों के मुताबिक जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि इस बार बीजेपी राज्य में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, यानी किसी भी राजनीतिक दल के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन नहीं करेगी। वो अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। चूंकि परिसीमन के बाद अब 43 सीट जम्मू संभाग में है और वहां से 100% सीट जीतने का प्रयास करेगी बीजेपी। वहीं घाटी में परिसीमन के बाद 46 से 47 सीट हो गई है। वहां 1 से 1.5 दर्जन सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पे चाहे तो वो निर्दलियों का समर्थन करेगी या फिर दूसरे राजनीतिक दलों के साथ व्यवस्था करेगी, लेकिन गठबंधन का ऐलान नहीं करेगी। लोगों से मदद लेगी और लोगों को मदद देगी। कुल मिलाकर गठबंधन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। राज्य में 370 खत्म होने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। वहीं उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि 370 को लेकर बीजेपी ने काफी प्रचार प्रसार भी किया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। हाथरस में फिलहाल जांच कमीशन ने अपनी जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने उन तमाम अधिकारियों से मुलाकात करी जिन्होंने इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट दिखाया, जांच को आगे बढ़ाया। उनसे जाना कि आखिर क्या हुआ था, घटना के दिन क्या स्थिति थी, किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया, जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें क्या प्रोसेस अपनाया गया है और अब ये देखा जाएगा कि आखिर इस जांच जो अब तक हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें सामने निकल के आई हैं। दूसरी बात, घटनास्थल का भी दौरा किया। घटनास्थल पर जाकर ये देखा कि आखिर जो दुर्घटना हुई थी उसके पीछे कारण क्या था, क्या मिसमैनेजमेंट था, किसके पीछे ये सब हुआ और क्या ये हादसे की वजह सच में बड़ी लापरवाही थी। 80,000 के परमिशन में 2.5 लाख लोग कैसे आ गए, ये तमाम सवाल हैं जो जांच कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं सम्मिलित करेगा। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार हैं उनसे भी जाकर मुलाकात करने की बात की जा रही है। जो बाबा के सेवेदार हैं उनसे भी मुलाकात की जाएगी और साथ साथ जो अब तक अरेस्टिंग हुई है उन लोगों से भी जांच कमीशन बातचीत करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। कैमरा पर्सन उमेश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, हाथरस, उत्तर प्रदेश। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को लेकर महिलाओं ने किए खुलासे। महिलाओं ने कहा कि बाबा के पास है मोहिनी मंत्र और बाबा जो अलग अलग चमत्कार दिखाता है, जिसके चलते जो महिलाएं हैं वो सम्मोहित हो जाती हैं। दरअसल कुछ महिलाओं का कहना है कि बाबा इस तरीके से मोहिनी मंत्र बोलते हैं जिससे महिलाएं उनके चंगुल में आती हैं और उसके बाद बाकायदा वहाँ पर महिलाएं जो हैं वो नृत्य करती हैं गोपिका बनकर और उसके बीच में बाबा खुद कृष्ण कन्हैया बनकर नृत्य करता है। तो इस तरह की बातें कही गई। साथ ही साथ बाबा के चमत्कारों को लेकर भी लगातार जो महिलाएं हैं जो बाबा को फॉलो नहीं करती हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रही हैं कि बाबा कभी चमत्कारी चाय देता है जिसके नाम पर वो उनका कहना है कि वो बीमारियां ठीक हो जाती है, कभी बाबा चमत्कारी पानी पिलाता है तो कभी बाबा जो है वो सुदर्शन चक्रधारी बन जाते। तो इस तरह की बातें अब लगातार बाबा को लेकर सामने आ रही हैं। अभी भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर बाबा है कहाँ और वो बाबा कब सामने आएंगे। दूसरी तरफ अभी भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इन 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है। मैं नितिन के साथ कौशिक। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी शुरू हो चुकी है। दोनों ही गठबंधन महाविकास आघाड़ी और महायुति चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। इस कड़ी में महायुति ने आज शाम 5 बजे षणमुगानंद हॉल में सम्मेलन बुलाया है। इस सम्मेलन में तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और पद अधिकारी महायुति के शामिल हो गए। इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बता दें कि इस सम्मेलन के जरिए निर्देश दिए जाएंगे कार्यकर्ताओं को और पद अधिकारियों को कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाए और पिछले 2.5 साल में सरकार द्वारा किए गए कार्य को लोगों तक पहुंचाया जाए।
आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महायुति की महाराष्ट्र में काफ़ी शर्मनाक परफॉर्मेंस रही है। इसके चलते महायुति आगामी विधानसभा चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। हाल ही में महाराष्ट्र का विधानसभा सत्र हुआ था, इसमें काफ़ी लुभावने स्कीम जो है लोगों के लिए रखी गई थी। उसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके लिए भी मास्टर प्लान बनाया गया है। इस प्लान को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सम्मेलन का उद्देश्य है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा से अपनी इस मुलाकात के दौरान इस्तीफे के कारणों को उन्होंने पूरी तरह बताने की कोशिश की। साथ ही यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में बीजेपी के कई बड़े नेता चुनाव में सक्रिय ही नहीं हुए और उन्हीं के समर्थकों की गुटबाजी के चलते पार्टी की जबरदस्त हार राजस्थान में हुई है। तो ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा ने लोकसभा चुनावों के दौरान ऐलान किया था कि उनके प्रभाव वाली सीटों पर यदि बीजेपी के प्रत्याशी नहीं जीते तो वे अपने पद से इस्तीफा देंगे। किरोड़ीलाल मीणा ने न्यूज़ 24 से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा 5 तारीख को ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दे दिया था। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के रुख से काफी नाराज हैं और चाहते हैं कि पार्टी का संगठन एक बार फिर से मजबूत हो, एकजुट होकर पार्टी कार्य करे और उसी लिए उन्होंने अपने वादे के अनुसार अपने पद से इस्तीफा दिया है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार में एनडीए ने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र में सरकेंद्रीय मंत्री बने बिहार के उन 8 सांसदों को सम्मानित किया गया जो केंद्र में मंत्री बनने के बाद बिहार पहुंचे थे। और आज एक मंच पर बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि तमाम मंत्री शामिल थे जो केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। इनमें जो तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे वो जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह हो या फिर रामेश्वर ठाकुर हो या फिर चिराग पासवान हैं, साथ में जो बिहार बीजेपी कोटे के जो 3 मंत्री हैं वो हैं। इन तमाम जो मंत्री थे उन्हें एक साथ एक मंच पे किया गया और साथ में तमाम जो कार्यकर्ताओं था उनको बुलाया गया है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बिहार एनडीए में सब कोई एकजुट है और तमाम जो साथी हैं वो मिलकर आगामी 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में यहाँ पे जुट चुके हैं। इस कार्यक्रम के बाद एक एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। कैमरामैन के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अभिभाषण के साथ समाप्त हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। गोयल ने कहा कि अभी और 20 साल तक पीएम के मार्गदर्शन में भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। गुजरात में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे और अंतिम दिन मौजूदा प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल ने बैठक में शामिल सभी पदाधिकारियों को नया अध्यक्ष चुनने की विनती की। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में गुजरात के सहकारिता मंत्री जगदीश विश्वकर्मा के साथ पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी का नाम चर्चा में है। मोरबी, हरनी, फिर राजकोट अग्निकांड जैसे बड़े हादसों को लेकर सरकार के ऊपर जबरदस्त हमलावर और राहुल गांधी के बयान के मुताबिक राज्य में वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस को रोकने में सक्षम हो, ऐसे अध्यक्ष की बीजेपी जल्द ही नियुक्ति करेगी। बोटाद जिले के सालंगपुर स्वामी नारायण मंदिर में आयोजित इस बैठक का समापन करते हुए पीयूष चावला ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर कई वार किए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष पाटिल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन भाभनिया समेत भाजपा के 1300 से भी अधिक पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद संगठन में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। कैमरामैन साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद। भारतीय क्रिकेट टीम के विजय जुलूस में गुजरात की बस का इस्तेमाल को लेकर महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो गई है। दरअसल मुंबई में बेस्ट की ओपन डबल डेकर बसें मौजूद हैं, इसके बावजूद इस सेलिब्रेशन के लिए गुजरात से बस मंगाई गई थी। इसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने सवाल उठाया है। सचिन सावंत ने कहा है कि 2007 में जब भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था तब बेस्ट की बस में ही विजय जुलूस निकाली गई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस बार गुजरात से बस मंगानी पड़ी? क्या बेस्ट की गुणवत्ता घट गई है? क्या ये महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश नहीं है, महाराष्ट्र का अपमान नहीं है? ये सारे सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी कहा है कि गुजरात की बस का इस्तेमाल कर आप क्या दिखाना चाहते हैं? एमसीए को इस पर आपत्ति जतानी चाहिए थी। तो मैं अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। योगी सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक हर भर्ती में 2 अलग-अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। यही नहीं, इनकी प्रिंटिंग भी 2 प्रेस में होगी। OMR शीट में मल्टीपल सीरीज में होगी। यही नहीं, पेपर बनने से लेकर छपाई और परीक्षा केंद्र तय करने का सभी जगहों पर बदलाव किए गए हैं। हर भर्ती परीक्षा के लिए हर पाली के लिए 2 प्रश्न पत्र तैयार होंगे। इन दोनों को अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया जाएगा। कौन सा पेपर उपयोग होगा, इसका निर्णय परीक्षा शुरू होने के 5 घंटे पहले किया जाएगा। दरअसल खास बात ये है कि पुलिस, RO और ARO भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद योगी सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी की परीक्षा के नए डेट को अनाउंस कर दिया है। आपको बता दें कि परीक्षा 11 अगस्त को आयोजित की जाएगी। नीट पीजी 2024 की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। इससे पहले ये परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्ठा पर चिंताओं का हवाला देते हुए परीक्षा को 22 जून को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि अब उम्मीदवार सीधे इस लिंक natboard.edu.in के जरिए भी नीट पीजी 2024 परीक्षा की डेट शीट चेक कर सकते हैं। जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार अब नीट पीजी 2024 की परीक्षा 11 अगस्त 2024 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, यानी 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होगा। नीट पीजी 2024 में उपस्थित होने की पात्रता के उद्देश्य से कट ऑफ तिथि जो है वो 15 अगस्त 2024 ही रहेगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। आरक्षण के मुद्दे को लेकर मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर महाराष्ट्र के दौरे पर निकल चुके हैं। उनके इस दौरे की शुरुआत 6 जुलाई से हुई है, जो 13 जुलाई तक चलेगी। अपने पहले चरण के दौरे में मनोज जरांगे पाटिल मराठवाड़ा के कई जिलों को कवर करेंगे। मराठा आरक्षण के लंबित मुद्दे पर जागरूकता फैलाने और समुदाय से संयम बरतने की अपील करने के लिए शनिवार से मराठवाड़ा के विभिन्न इलाकों में 7 दिवसीय अभियान शुरू करेंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने जालना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार को हैदराबाद गैजेट पर विचार करना होगा, जिसमें मराठा कुंभी और कुंभी मराठा का जिक्र है। साथ ही सगे संबंधियों की मांग को लागू करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। शनिवार सुबह मनोज जरांगे पाटिल जब जालना के अंतरावली सराठी अपने गांव से हिंगोली की ओर निकले, इस दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में समर्थक थे और जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। चिनाब दरिया के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि लगातार दरिया चिनाब का पानी बढ़ते जा रहा है। यह आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे ये जो लोग हैं वो सामने फंस गए हैं, क्योंकि दरिया चिनाब का पानी जो है अब इन लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। ये तस्वीरों में देखिए, कुछ आपको बुजुर्ग दिखेंगे, कुछ महिलाएं दिखेंगी, कुछ बच्चे दिखेंगे और कुछ युवा दिखेंगे। एक दूसरे को पकड़कर ये दरिया को पार कर रहे हैं। दरअसल ये रास्ता था जो अब दरिया में तब्दील हो चुका है। ये सामने आप तस्वीरों में देखिए दरिया चिनाब, इसका जो वाटर लेवल है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। ये स्थानीय लोगों को देखिए, हर किसी के चेहरे पर आपको डर दिखेगा, खौफ दिखेगा, क्योंकि इन लोगों के सामने वो तस्वीरें हैं 2023 की, जब पानी जो है लोगों के घरों में चला गया था। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप लोग दरिया के किनारे ना जाएं, क्योंकि लगातार जलस्तर जो है वो कई जगहों पर बढ़ रहा है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, पत्तू, कोटली गाँव। बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा को आज कश्मीर घाटी में बालतल और पहलगाम नुनवन बेस कैंप से रोक दिया गया है, क्योंकि पवित्र गुफा और आसपास के पूरे रास्ते में भारी बारिश कल रात से ही देखी जा रही है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर अमरनाथ यात्रा को आज सस्पेंड कर दिया गया है। बालतल और नुनवन पहलगाम बेस कैंप से जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है, ताकि यात्रियों को कोई नुकसान न पहुंचे। एहतियात के तौर पर यात्रा सस्पेंड हो गई है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम में बेहतरी देखी जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही यात्रा को दोबारा से दोनों बेस कैंप पहलगाम और बालतल से शुरू किया जाएगा। यात्रा जो है वो काफी अच्छी तरह से हो रही है और पिछले वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए केवल 6 दिन के भीतर
जो है इस वर्ष 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा पहुंचकर वहां अमरनाथ के दर्शन कर लिए हैं और लगातार हर रोज कश्मीर घाटी में 20 से 30 हजार के बीच अमरनाथ यात्री पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, पहलगाम नुनमन बेस कैंप, न्यूज़ 24। राजस्थान के कई जिलों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है और कई जिलों में बारिश का आलम यह है कि कई गांवों का संपर्क अब मुख्यालय से कर चुका है। इस वक्त मैं टोंक में मौजूद हूँ और टोंक का ये इलाका यहाँ से मुख्य जिला मुख्यालय को कवर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सड़क है पूरी तरह पानी में ये डूब चुकी है और पानी का बहाव भी करीब 6 से 7 फीट तक है। ऐसे में लोगों की परेशानियां क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है और जहां तक चीजें आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। जैसे ये ट्रांसफार्मर को देख लीजिए, यहाँ पर 6 से 7 फीट का पानी है, पूरी तरह डूबा हुआ है। प्रशासन के अधिकारी भी लगातार मुआयना कर रहे हैं, लेकिन जब गाँवों का संपर्क ही मुख्यालय से कट जाएगा तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि लोगों की परेशानियां किस तरह से बढ़ गई होगी, क्योंकि न तो उनके पास दूध नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि ग्रामीण इलाका है, लोगों के पास अपनी व्यवस्था है, लेकिन काफ़ी चीज़ें बाहर से भी आती है, वह अब सब बंद हो चुकी है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, टोंक, न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऋषिकेश के प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गंगा लगातार उफान पर है, क्योंकि मौसम विभाग के रेड अलर्ट जारी होने के बाद लगातार बरसात हो रही है, जिसके बाद गंगा त्रिवेणी घाट में वार्निंग लेवल से महज 1 मीटर की दूरी पर बह रही है। लेकिन बरसात अगर यूं ही जारी रहती है और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित बांधों से पानी छोड़ा जाता है तो गंगा जल्दी चेतावनी रेखा को छू सकती है। बहरहाल प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में है और लोगों से अपील कर रही है कि वह गंगा से दूरी बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में होने वाली बरसात क्या संकट लेकर आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अमित रतूड़ी, न्यूज़ 24, ऋषिकेश। चुनावी साल में महाराष्ट्र के गन्ना किसान एक बार फिर चर्चा में हैं। गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनका घाटा कम करने को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और मांग करेंगे कि केंद्र जो गन्ना का जूस है उससे इथेनॉल बनाने की जो पॉलिसी है उसको शुरू रखे। पिछले कुछ समय से उस पर बैन है, क्योंकि लगातार चीनी का दाम बढ़ता जा रहा था और गन्ने का उत्पादन भी कम हुआ था। महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि जो गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाने की जो पॉलिसी है वो कायम रखे। विधानसभा में जो सवाल उठाया था वो शरद पवार गुट की तरफ से जयंत पाटिल और राजेश टोपे ने उठाया था और उसी का जवाब देते हुए अजित पवार ने कहा कि वो जल्दी इस मसले पर अमित शाह से बात करेंगे और ये भी मांग करेंगे कि जो इथेनॉल का रेट है वो 31 रुपये से बढ़ाकर 42 रुपया किया जाए। तो विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। अयोध्या राम मंदिर पुजारियों के पोशाक में बदलाव, मोबाइल फोन ले जाने पर भी प्रतिबंध। अयोध्या के राम मंदिर में पुजारियों की पोशाक बदल गई है, साथ ही उनके मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से जानकारी दी गई है कि राम मंदिर के पुजारियों की पोशाक यानी वस्त्र में बदलाव किया गया है। पहले रामलला के गर्भगृह में मौजूद पुजारी भगवा पगड़ी, भगवा कुर्ता और धोती पहनते थे। अब पीले रंग की पीताम्बरा धोती के साथ उसी रंग की कुर्ता, उसी रंग की पगड़ी पहनना शुरू कर दिया है। पहले की व्यवस्था के अनुसार राम मंदिर में एक पुजारी के साथ 4 सहायक पुजारी होते थे। अब प्रत्येक सहायक पुजारी के साथ 5 प्रशिक्षु पुजारी भी होंगे। पुजारियों के प्रत्येक दल में 5 घंटे की पालियों में काम करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनकी सेवा सुबह 3:30 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक होगी। साथ ही मंदिर के पुजारियों के मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में कुल 135 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें 110 विदेशी आतंकी भी सक्रिय हैं। ये आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं और हमारे बहादुर जवानों की यही कोशिश है कि जितनी भी जल्दी हो सके तमाम आतंकी जो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं चुन चुनकर तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए। अब हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के 960 नए जवान बनेंगे आतंकियों का काल। ये खास जवान तैयार किए गए।
बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए डायल 112 की आम लोगों के बीच में सहायता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 2 साल में 20 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों तक सहायता मुहैया कराई गई थी। देखिए, ये जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड सेंटर है, जो कंट्रोल रूम है, वो पटना में है और यहाँ पर जो तमाम ये गाड़ियाँ हैं, करीब 1833 गाड़ियाँ जो हैं डायल 112 की हैं, जो बिहार के अलग अलग हिस्सों में रहती हैं, वो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। जो भी फ़ोन कॉल्स यहाँ पे आते हैं, उसके बाद उनकी जो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, उसे तुरंत उस पर रिस्पॉन्स के लिए भेजा जाता है और उसके बाद वो रिस्पॉन्स के तहत उन्हें मदद पहुँचाई जाती है। जैसे कॉल यहाँ पे देखिए आप जिस तरीके से आया, कॉल आने के बाद जो यहाँ जो अटेंडेंट है वो बात करती हैं और उसके बाद तुरंत उनका जो डाटा है वो यहाँ पे आता है। और यही नहीं, जिस लोकेशन से वो फ़ोन कर रहे हैं वो भी स्क्रीन पे मैप में आता है और उसके बाद तुरंत उस इलाके में सक्रिय जो पेट्रोलिंग वाहन है, जो डायल 112 की गाड़ियां हैं, उन्हें तुरंत रिस्पॉन्ड करने को कहा जाता है। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात है, जो 24/7 यहाँ पे वर्क करते रहता है, वो इस तरीके से काम करता है और इसकी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को हो रहा है जो मुसीबत के समय पुलिस का इंतजार करते थे या फिर मेडिकल का इंतजार करते थे। कैमरामैन निशिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। एनसीईआरटी ने कक्षा 3 और कक्षा 6 की किताबों को लेकर एक अहम बदलाव किया है। इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय में बैठक भी हुई, जिसमें तमाम अधिकारी जो है वो शामिल हुए। आपको बता दें कि कक्षा 6 की नई किताबें अप्रैल से पढ़ाई जानी थी, लेकिन नए पाठ्यक्रम की किताबें अभी बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने पहले घोषणा की थी कि कक्षा 3 और 6 के लिए नई किताबें 2024 और 25 शैक्षिक सत्र से शुरू की जाएगी। पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर बड़ी बैठक हुई। किताबों के नए पाठ को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि किताबों में बदलाव का काम अंतिम चरण में है। कक्षा 3 और 6 को 9 किताबें पहले से ही बाजार में उपलब्ध हैं, शेष 8 किताबें जल्दी बाजार में उपलब्ध होंगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस सप्ताह एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र के बीच में कक्षा 6 के लिए नई अंग्रेजी और हिंदी किताबें जारी की हैं। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित जैसे अन्य विषयों की किताबें अभी तैयार नहीं हैं। इसके साथ ही इस मामले में सीबीएसई ने स्कूलों को एनसीएफ की सिफारिशों का पालन करने और जहां भी संभव हो उसके शामिल होने के लिए सलाह दी है। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 20।